Good morning, student. Today we discuss the another transference of energy in the form of work. कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी दो फॉर्म्स में होते हैं, एक हीट के फॉर्म में, एक वर्क के फॉर्म में। अब उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेरिवेशन कराएंगे इसका, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आता है और इरिवर्सिबल के लिए आता है। जब ये पढ़ लेंगे हम लोग, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्री एक्सपेंशन और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जहाँ तक कल किए तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अ प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सेबल इफ इट इज द ब्रॉट आउट इन सच अ वे दैट process could at any moment he reverse by an infinitesimally change. A reversible process proceed infinitely slowly by a series of equilibrium states such that system and the surroundings are always in near equilibrium with each other. ठीक है, कहने का मतलब कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जिसको हम रिवर्सिबल कहते हैं, कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं और अपने ओरिजिनल स्टेट में क्या होता है, ये वापस आ जाता है। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए। और सीरीज ऑफ द इक्विलिब्रियम, कि कभी इक्विलिब्रियम पे आता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर इक्विलिब्रियम पे आता है, फिर आगे बढ़ता है। तो बहुत सारे इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल प्रोसेस में इस्टेब्लिश हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए दिया है कि द प्रोसेसेस विच आर नॉट रिवर्सिबल आर कॉल्ड द रिवर्सिबल प्रोसेस। अब एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो अगर वो अपने ओरिजिनल स्टेट में बैक नहीं करता तो इसको बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों में अंतर ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ पाता। तो यहाँ पे देखिए, हम निकालेंगे वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस, तो इसीलिए लिखा WREV इक्वल टू, अब देखिए माइनस का साइन मतलब मैंने कल बताया था कि ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, तो कल क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो माइनस इंटीग्रेट लिमिट दिया है VI और VF, ये आपका होगा P इंटरनल यानी इंटरनल प्रेशर इंटू DV, जो चेंज होगा वॉल्यूम में। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि W रिवर्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट VI VF P इंटरनल प्लस माइनस DV और DV, यानी इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इसमें देखिए, अगर प्रेशर को हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगने का मतलब कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब देखिए, DP इंटू DV इज़ द वेरी स्मॉल, बहुत, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो W रिवर्स इक्वल टू आएगा माइनस इंटीग्रेटेड VI और VF P एक्सटर्नल एंड DV। P एक्सटर्नल का मतलब जो अलग से प्रेशर दिया जाएगा बाहर की तरफ से, एक्सटर्नल प्रेशर, और DV जो वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे। ठीक है, न्यू, अब बात करेंगे कि द प्रेशर ऑफ द गैस कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द वॉल्यूम थ्रू गैस इक्वेशन। कि अभी जिस गैस की हम बात कर रहे थे, वर्क डन की बात कर रहे थे, W की बात कर रहे थे, वॉल्यूम चेंज की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे इसमें कि गैस इक्वेशन जो होता है उसके वॉल्यूम के टर्म में। जैसे PV इक्वल टू NRT, आपको पता ही कि आइडियल गैस इक्वेशन होता है। तो PV इक्वल टू NRT को हम लिख सकते हैं P इक्वल टू N/VRT। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि देयर फोर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस हम पहले जितने भी प्रोसेस थे सब पढ़ चुके हैं कि आइसोथर्मल क्या है, आइसोबोरिक क्या है, आइसोकोरिक क्या है। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा कि जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम बात करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात करेंगे तो W रिवर्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट VI VF NRT DV अपॉन V, यानी P की जगह हम क्या रख देंगे, NRT DV अपॉन V। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट को साइन हटा के हम लॉग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस NRT लॉग VF अपॉन VI। यानी हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा कि W रिवर्स इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग VF अपॉन VI। ठीक है, एक साइन हटा देंगे,
ln को हटाने के बाद एक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं, तो हमारे पास ये W रिवर्स की वैल्यू आ गई। अब इसी W रिवर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा जाता है इनिशियल वॉल्यूम देखे और फाइनल वॉल्यूम देखे। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको दी रहेगी, r की वैल्यू दी रहेगी और t दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो बायल्स लॉ की बात करेंगे। तो बायल्स लॉ में क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम पढ़ा चुके हैं पिछले चैप्टर में आपको कि बायल्स लॉ क्या होते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1। अब देखिए जब दोनों कांस्टेंट है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो अगर हम V2 अपॉन V1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये P1 अपॉन P2। अब इसकी वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो एक इक्वेशन हमें और मिल जाएगा, ये हो जाएगा W रिवर्स इक्वल टू -2.303 nRT log P1 अपॉन P2, यानी कि जहाँ पे F अपॉन VI लिखे थे या V2 अपॉन V1 लिखे थे, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन की वैल्यू थी वो हमें फाइंड आउट हो गई, ठीक है। तो ये था डेरिवेशन। अब इस पर न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूछ लेते हैं तो इस पर प्रैक्टिस करिएगा। अब अगला टॉपिक हम बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन। नाम से पता चला फ्री एक्सपेंशन यानी कि जिसमें कोई रोक टोक नहीं हो। यानी अगर हम बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन है क्या, क्योंकि ये कभी कभी एक नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम इज कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है। यानी कि जब गैस का एक्सपेंशन वैक्यूम में होता है तो उसी को हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। It may be noted that no work done during free expansion of ideal gas, whether the process is reversible और irreversible। अब कह रहा है कि जब आइडियल गैस के लिए करेंगे तो इसमें वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। जब वर्क डन जीरो होगा तो वॉल्यूम भी इसका जीरो होगा, ठीक है। यानी ये प्रोसेस आपका रिवर्सेबल भी हो सकता है और इरिवर्सेबल हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू निकाले हैं कि W रिवर्स कि उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, जो इसमें एनर्जी चेंजेज होगी, जो प्रेशर चेंजेस होंगे, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो पहले फ्री एक्सपेंशन क्या है तो क्लियर हो गया होगा कि एक्सपेंशन ऑफ गैस इन अ वैक्यूम, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट, कि जितनी भी एनर्जी यूनिवर्स में होगी वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज टू वे। अब देखिए इंटरनल एनर्जी का मतलब कि कोई भी सिस्टम में जो एनर्जी होती है यानी सिस्टम की एनर्जी वही उसकी इंटरनल एनर्जी होती है, ये दो तरीके से चेंज हो सकती है। यानी हम बात करेंगे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज इन टू वेज। पहला क्या है कि बाई अलाउइंग हीट टू फ्लो इनटू द सिस्टम और आउट द सिस्टम। यानी पहला क्या कह रहा है कि बाई फॉलोइंग हीट, यानी कि हीट या तो अंदर जाएगा या तो बाहर जाएगा। अगर हीट अंदर जाता है यानी एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है तब क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। दूसरा क्या कह रहा है कि बाई डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम और बाई द सिस्टम। यानी देखिए दो तरीके से वर्क होता है, एक सिस्टम वर्क करता है, एक सिस्टम पर वर्क होता है। यानी उसको हम क्या बोलेंगे कि बाई डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम और बाई द सिस्टम। अब कब आपका हो जाएगा इसमें कि सिस्टम वर्क करता है, कब सिस्टम पर वर्क करता है। तो मैंने आपको पिछली बार बताया ही था कि W की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी तो क्या होगा और प्लस में होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए अब इस पर चेंज निकालेंगे एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी का। तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट्स कंसीडर अ सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इज U। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास सिस्टम जिसका इंटरनल एनर्जी क्या है, U है। नाउ इट्स सिस्टम एब्जॉर्ब Q अमाउंट ऑफ हीट। वो सिस्टम क्या करता है, स्मॉल Q अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है। देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज एंड बिकम U1 प्लस Q। यानी एक सिस्टम हमारा था,
ठीक है, जिसकी इंटरनल एनर्जी यू थी, अब उसने क्या किया, स्मॉल क्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब एब्जॉर्ब कर ले तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज करेगी, और कितना हो गया, U1 प्लस क्यू, यानी U1 पहले था और Q उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो U1 प्लस क्यू हो गया। अब आगे देखिए कि इफ वर्क W इज डन ऑन द सिस्टम, अब देखो क्या कह रहा है, W इज डन ऑन द सिस्टम, देन इट्स इंटरनल एनर्जी फर्दर इंक्रीज एंड बिकम U2, कि अगर मान लीजिए W वर्क करते हैं सिस्टम पर तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है, और चेंज होके U2 हो जाती है। यानी हम U2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, U2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि U1 प्लस Q प्लस W, ये टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। यानी अगर हम कहें U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W लिख सकते हैं। अब U2 माइनस U1 को डेल्टा U लिख सकते हैं, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वर्ड में भी लिख सकते हैं। ये लिखेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब देखिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब प्लस W, और वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब होता है माइनस W। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस, अब देखिए माइनस W लिखे हैं, इज इक्वल टू Q माइनस W। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम करेंगे तो माइनस W होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो क्या होगा, प्लस W होगा। क्लियर है, इतनी बातें अगर हम याद रखेंगे तो हम इस तरीके से चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम को कैलकुलेट करिए। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि आइसोथर्मल, आइसोबोरिक, आइसोकोरिक, रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, साइक्लिक। तो अगर मान लीजिए हम आइसोथर्मल के लिए बात करते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, अगर दोनों को कोरिलेट करते हैं तो आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया, आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर T कांस्टेंट हो जाएगा। अब जब टेम्परेचर T कांस्टेंट हमारा हो जाएगा, ठीक है, और आइडियल गैस जब एक्सपेंस करेगा वैक्यूम में, तो W इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब जब W इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो पी एक्सटर्नल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पी एक्सटर्नल जीरो हो गया, इसका मतलब कि उसमें कोई एनर्जी वो ना तो एब्जॉर्ब करेगा, तो Q की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, और जब Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो डेल्टा U की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर जो हमारा ये निकला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन, इसको हम रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और एडियाबेटिक प्रोसेस में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंजेस के लिए अगर बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू होगा माइनस W। तो माइनस W का मतलब होगा पी एक्सटर्नल फिर VF माइनस VI, यानी चेंज इन वॉल्यूम। ये देखिए यहाँ पे है Q इज इक्वल टू माइनस W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल VF माइनस VI। ये किसके लिए था, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज के लिए। अब बात करेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज के लिए। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज के लिए अगर बात करें Q इज इक्वल टू माइनस W, तो nRT VF अपॉन VI। अब यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट की वैल्यू लगा देंगे, जब कांस्टेंट की वैल्यू लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 2.303 nRT लॉग VF अपॉन VI, यानी चेंज। अगर आपको फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम दिया है तो आप इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे है, मैंने बोला ना 2.303 nRT लॉग VF/VI। अब किसके लिए बात करेंगे, मान ली रिवर्सिबल के लिए बात करें, आइसोथर्मल के लिए। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो क्या होगा, अब एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसमें क्या होगा, ना तो हीट को लेगा ना तो हीट को देगा। तो जब हीट को लिया नहीं, हीट को दिया नहीं, यानी कि हीट का कोई एक्सचेंज ही नहीं हुआ। तो जब हीट को एक्सचेंज नहीं हुआ तो क्या होगा, जो वो वर्क डन करेगा सिस्टम, वही उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। यानी हम इसको कह सकते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू WAD, यानी जो इंटरनल एनर्जी है वही उसका वर्क डन है, या उस सिस्टम जो वर्क करेगा वही उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोगों ने देखा था, हीट और मैटर दोनों का ट्रांसपोर्टेशन
मतलब ट्रांसफ़र नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है। तो जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना हीट का और ना मैटर का ट्रांसफ़र होगा तो वो आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू ए डी। ए डी मतलब होता है एडियाबिलिटी। तो आज हम लोगों ने देखिए क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्री एक्सपेंशन, और रिवर्सिबल के लिए हम लोगों ने पढ़ा वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इंथैल्पी और चेंज ऑफ इंथैल्पी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।